अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आपका लेक्चर नंबर 3 है एमडी कैट का। बेसिकली आपको मैंने कुछ दिन दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा थर्सडे को लेक्चर हुआ था, तो फ्राइडे सैटरडे जो आपके पास था वो प्रैक्टिस के डेज थे। कि आपने जो लेक्चर 1 था हमारा, उसमें तो आपने सीख लिया कि आपने कैसे तैयारी करनी है। लेक्चर 2 में मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया था। अब लेक्चर 3 में मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस बेटा मैंने लिंक दिए हुए हैं नीचे। प्रैक्टिस आप बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। तो पहले तो हम ये करेंगे कि आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है ना, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसको आप अपने नोट्स की सूरत में याद रखिएगा। किसी के बनाए हुए नोट्स आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। एमडी कैट में लाजमी तौर पे आपको ख़ुद अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपके अपने नोट्स होने चाहिए, जो इसमें आप अपनी लिखाई में एक शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखा हो। मैं बारहा आपको कहता हूँ कि आप अच्छा पहला जो आपने लेक्चर 2 सुने, 4 पेज आपने छोड़ दिए या 2 पेज आपने छोड़ दिए, जिसमें प्रैक्टिस करते वक्त जो आपको नहीं आ रहा होता ना समझ, वो आपने यहाँ पे ना लिख लेना है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रैक्टिस करते वक्त ये चीज़ समझ नहीं आई, मुझे प्रैक्टिस करते वक्त ये चीज़ समझ नहीं आई, प्रैक्टिस करते वक्त ये चीज़ समझ नहीं आई। तो अभी तक तो टेंटेटिव डेट जो है ना बेटा आपकी सितंबर 2 है। होपफुली उससे पहले आपकी ये कोर्स में सारा ख़त्म कर दूंगा और बाकी जो डिस्कशन है। अच्छा, इसके बाद जो डिस्कशन है ना, पहले तो मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपका कोर्स हम ख़त्म कर दें। लाजमी नहीं है कि 20 टॉपिक है तो 20 लेक्चर हूँ, हो सकता है 14 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि गैसेस और लिक्विड को मैंने मिला के पढ़ाना है। मे बी सॉलिड भी एक दिन हम पढ़ लें, तो वो आपका एक अच्छा सा बन जाएगा रिदम, डोंट वरी। तो चलते हैं बेटा। बुक्स कौन कौन सी आपने पढ़नी है वो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि बुक्स आपने कोई स्पेसिफिक एक बुक नहीं पढ़नी, आपने कंटेंट को फॉलो करना है। और उस वो कंटेंट जहाँ से भी आपको मिले, मेरे लेक्चर से मिले, बाकी यूट्यूब के जो पढ़ाने वाले हैं उनके लेक्चर से आपको मिले। जो मैंने एमडी कैट गुरु के नाम से एक वेबसाइट है, वो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ था। वाइज गॉड के नाम पे एक वेबसाइट है, उसका लिंक दिया हुआ था। वहाँ पे जितना भी मटेरियल आपको मिले बेटा, आपने क्या करना है, आपने इन टॉपिक्स को वहाँ से कवर कर लेना है बस। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर, शेप्स ऑफ और ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और बस। इसके अलावा कोई टॉपिक इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में से नहीं करना। देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, बोहर्स की जो है ना वो डिफेक्ट्स हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, वो सिलेबस में नहीं है। तो क्यों करें हम भाई? अगर सिलेबस में नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, तो मैं फिर अपना आप शो करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आता है तो फ़ायदा नहीं है ना। तो आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस को हम लेके चलते हैं। कुछ चीज़ें एमडी कैट के हवाले से मैं आपको, बल्कि सारी चीज़ें एमडी कैट के हवाले से बताऊंगा, लेकिन ये है कि स्पेसिफिकली जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं बेटा। पहला टॉपिक है हमारा, क्या है? डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में हमें जो है ना वो चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, और प्रोटॉन का मैस क्या है, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ है, वगैरह वगैरह। तो पहला पॉइंट ये है कि बेटा प्रोटॉन का जो मैस है वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर 24 करेंगे तो ग्राम आ जाएगा, 21 करेंगे तो मिलीग्राम आ जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? इसका मैस ऑफ प्रोटॉन है। चार्ज ऑन प्रोटॉन बेटा क्या होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसमें साइन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। अच्छा, इसका मैस कितना होता है बेटा? इसका मैस होता है 1.0073 होता है, ठीक है। इसका AMU में मैस है, ठीक है। इसमें बेटा AMU में अगर मैस निकालना हो तो इसका मैस जो है वो क्या होता है? 1.0073 इंटू 10⁻⁻, क्या होता है बेटे? इंटू 10⁻⁻, बल्कि 1.03, इसमें 10⁻⁻ नहीं है, सॉरी। सो जनरेशन ऑफ प्रोटॉन कैसे होती है जी? अब
इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, कैन बी जनरेटेड थ्रू न्यूट्रॉन डिके। किसी भी न्यूट्रॉन का जब डिके होता है बेटा, तो आपका जो प्रोटॉन है वो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का हम लिखेंगे P11 प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा ताल्लुक़ नहीं है उसके साथ, प्लस न्यूट्रिनो होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जनरेट कर सकता है। ये क्या क्या कर सकता है बेटा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जनरेट कर सकता है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो का, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो जब प्रोटॉन में ऐड होते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द न्यूट्रॉन द रेस्ट स्पीशी विल बी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी बेटा? वो आपके पास कहलाएगी प्रोटॉन कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को, हु डिस्कवर द प्रोटॉन। तो मैक्सिमम जगह पे रदरफोर्ड का हम जिक्र करते हैं कि रदरफोर्ड ने जो है ना वो इसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि 1886 में जर्मन फिजिसिस्ट गोल्डस्टीन ने जो है ना वो ये किया था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे ना आपको इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो ऑब्वियसली आप रदरफोर्ड का ही नाम लेंगे। लेकिन जब आप इन टर्म ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब की बात करेंगे कि हु यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो वो फिर क्या होगा बेटा? गोल्डस्टीन होगा। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसने ना अल्फा पार्टिकल के मदद से डिस्कवर किया था। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था बेटा इसको। ठीक। अच्छा, और क्या क्या इसके बारे में हमें पता होना चाहिए जी? अच्छा, इसके बारे में एक और पॉइंट है कि ये 1836 टाइम्स क्या होता है? हैवियर होता है। क्या होता है बेटा? 1836 टाइम्स हैवियर होता है। हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। और इनको कैनाल रेज भी कहते हैं, आल्सो नोन एज कैनाल रेज। ठीक हो गया। और एक और बात है कि दीज रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रोड्यूसिंग। ये जो नेचर ऑफ गैस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ जो मटेरियल है उसके ऊपर ये क्या क्या कर रहे होते हैं बेटा? ये डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हैं क्या? ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो किसकी तरफ मूव करेंगे? दे मूव टूवर्ड कैथोड इन डिस्चार्ज। आपसे ये पूछ सकता है कि जब प्रोटॉन जो हैं जब वो कैथोड के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में होते हैं तो वो किस तरफ ट्रैवल करते हैं? तो वो कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। कौन से इलेक्ट्रोड से ट्रैवल करते हैं? अब यहाँ पे ना दो चीज़ें, ट्रैवल फ्रॉम और ट्रैवल टूवर्ड्स या टू। तो ट्रैवल फ्रॉम कहाँ से? एनोड की तरफ से आते हैं, इसलिए इनको एनोड रेज भी कहते हैं। एनोड की तरफ से मूव करते हैं, कैथोड की तरफ ये जाते हैं, इसीलिए इनका नाम कैनाल रेज और या एनोड रेज भी है। अच्छा बेटे, जब कभी भी ना जिंक सल्फाइड की प्लेट पे ना
Zn सल्फाइड, इसकी प्लेट पे जब कभी प्रोटॉन गिरता है तो वो फ्लैशेस जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, एक चमक सी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज होता है वो तो हमें पहले से पता है। इसके अलावा बेटा क्या है कि इनकी E/m वैल्यू जो है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन से। E/m चार्ज टू मास रेशियो जो है ना इज स्मॉलर देन E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, E/m इज मैक्सिमम किस केस में मैक्सिमम होगी, फॉर E/m ऑफ प्रोटॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। E/m ऑफ प्रोटॉन इज मैक्सिमम फॉर विच एलिमेंट। बेटा ये हाइड्रोजन के लिए होता है। किसके लिए होती है, हाइड्रो, क्योंकि E/m क्या है, मैस है ना, तो 1/m का मतलब है जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी ये वैल्यू कम होगी। सबसे कम मैस किसका है, हाइड्रोजन का, तो E/m सबसे कम जो है ना वो इसी की होती है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जो है वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइटेस्ट अमंग ऑल पॉजिटिव पार्टिकल्स। ठीक हो गया। अच्छा, नेम किसने सजेस्ट किया था, नेम ऑफ प्रोटॉन इज सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। ठीक हो गया बेटा। अब इसके अलावा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोटॉन के हवाले से हमें देखनी है, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो भी हमें इंफॉर्मेशन पता थी प्रोटॉन के हवाले से वो हमने बेटा देख ली। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पेयर के बारे में हमने सारा कुछ जो है ना वो इन डिटेल देख लिया। ठीक है, और कोई पॉइंट आई गेस नहीं रहा। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। तो यानी पहला टॉपिक हमारे पास हो गया। अब सेकंड टॉपिक क्या है बेटा, डिफाइन फोटोन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन। अब बेसिकली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमें सारी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फोटोन पैकेट ऑफ लाइट होता है, और उस पैकेट ऑफ लाइट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, उस पैकेट ऑफ लाइट को कैसे पढ़ते हैं। तो अब बेटा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है ना, वो किसी भी एक एक्सपर्ट अकेडमी में पढ़ते हैं और पता है क्या कहते हैं, सर आधा वो हमें पढ़ा रहे हैं फेडरल बोर्ड से, आधा पढ़ा रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से, आधा वो पढ़ा रहे हैं जो है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक से, समझ नहीं आ रही करें क्या, और अपनी बुक दी हुई है। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है कि आपने जो बुक्स मैंने बताई हैं उनसे सिर्फ वो मटेरियल लेना है जो आपके इस टॉपिक में है, बस, और को लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने किसी एक बंदे के ऊपर पूरा रिलाय करना है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपको डाटा प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जो कोई भी टीचर मतलब मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर पाता, तो वो आप कोशिश करें कि उसको कवर करें। अदरवाइज जब MCQs की डिस्कशन करूंगा मैं तो वो सारे पॉइंट वहाँ पे भी डिस्कस हो जाएंगे। सो सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसमें ना MCQs एज अ शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पहले तो किसने प्रपोज की थी बेटा, प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक्स। ठीक है, मैक्स प्लैंक्स ने की थी, और इसने कहा था कि एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, एनर्जी इन क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस मैनर में है। डिसकंटिन्यूअस मैनर का मतलब देखो, आप पानी भर रहे हैं तो आपने मोटर लगाई हुई है, तो मोटर में पानी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। लेकिन अगर आप मोटर की बजाय ये करें कि टूटी खोलें, एक बाल्टी पानी भरें, उसको बंद करें, उस बाल्टी को लेके आप कहीं और जाएं, फिर दूसरी बाल्टी भरें, तीसरी बाल्टी भरें, तो आप पैकेट्स ऑफ वाटर आप लेके जा रहे हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर आप नहीं कर रहे, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। मतलब क्या कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो आप लेके जा रहे होते हैं। तो वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है
जिसको स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं बेटा। स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी जो होता है उसको क्वांटा कहते हैं, या फिर उसको फोटोन कहते हैं, या इन जनरल जब हम बात करते हैं तो उसको फोटोन का हम कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, फोटोन ऑफ लाइट। सो अगर ये ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो उसको क्वांटम कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी थी ना, उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। पॉइंट्स तो ऑब्वियसली पता ही है आपको, लेकिन मेन पॉइंट में बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पहला पॉइंट है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। एनर्जी जो है कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती। एनर्जी इज emitted or evolved discontinuously, या फिर और आप कह सकते हैं इन स्मॉल पैकेट्स। जिसको फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार क्या है बेटा? जिसको फाइंड आउट करने का क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द क्वांटम ऑफ एनर्जी। द क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है बेटा क्या होती है? इज कॉल्ड फोटोन, जो हमने पहले बात की है कि स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। इसी फोटोन से लफ्ज़ फोटो निकला है, इसी से फोटोसिंथेसिस निकली है, वो सारे इसी के जो है ना बहन भाई हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं बेटा कि देखो एनर्जी जो है ना, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है तादाद, कोई चीज़ कितनी फ्रिक्वेंटली हुई है, ठीक है। तो अब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। फ्रीक्वेंसी को फिजिक्स में लिखते हैं एफ और केमिस्ट्री में लिखते हैं न्यू। तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यू। तो कांस्टेंट लगाएंगे हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, तो ये एच न्यू आ जाएगा। एच यहाँ पे क्या है बेटा? एच यहाँ पे है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक हो गया। इसको बेटा क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट कह लें। सो अब जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेट कर रही होती है वेवलेंथ से। अच्छा फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है बेटा किसी भी एक सेंटर पॉइंट किसी भी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर के गई हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक हो गया। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है ना वो पर सेकंड या हर्ट्ज होती है, एच जेड हर्ट्ज या फिर पर सेकंड होती है, ठीक है। सो एक हमने देख लिया ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब आपसे वो क्या कह सकते हैं? आपसे वो कह सकता है कि अच्छा इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो आप बताएं एनर्जी कितनी होगी। तो ऑब्वियसली उसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो सेकंड इसको बेटा अगर हम देखें, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ओवर लेमडा को हमने कांस्टेंट हटाया है, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास था E इज इक्वल टू एच न्यू। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। अब ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए। अब जो 1 ओवर लेमडा है ना बेटा, 1 ओवर लेमडा, उसको एक और टर्म से निकालते हैं, इसको कहते हैं वेव नंबर। अब क्या 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 कहते हैं उसको? वेव नंबर। वेव नंबर बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये इसको हम ये भी कहते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अब वेव लेंथ बेटा आप लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आपको ये वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर भी ये क्रस्ट और ट्रफ का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है वेव लेंथ कहलाता है, ठीक है। अब क्रस्ट और ट्रफ अगर आपको नहीं पता तो टी से जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं थल्ले, तो नीचे वाला जो है ना वो आप याद रख लें, क्रस्ट ऊपर वाला आप याद रख लें। सो
अच्छा, इसके अलावा क्या है बेटा इसके अंदर, ये हमने सेकंड फैक्टर देख लिया। तो अब इसकी 1/λ के बजाय ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो E इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, hc/μ²। तो ये तीन रिलेशंस हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं। इनकी मदद से आप क्या क्या करते होते हैं बेटा, आप बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि 500 नैनोमीटर जो है ना वो आपके पास वेव लेंथ है, तो फाइंड एनर्जी। तो आपको जो एनर्जी है वो निकालना पड़ती है। सी बड़ा स्पीड ऑफ लाइट है, ये आपको इसकी वैल्यू का अंदाज़ा बखूबी है। सो अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे इन्हीं फार्मूलों से देखनी है। पहले तो बेटा आपको एक वेवलेंथ का पता लग गया। यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ क्या होती हैं, ये बेटा एंगस्ट्रम हो सकती है जो 10⁻⁻10 होती है मीटर। नैनोमीटर हो सकती है जो कि क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर होती है। पिकोमीटर हो सकती है जो कि क्या होती है 10⁻12 मीटर होती है। 1 पिकोमीटर हो सकता है जो कि क्या है 10⁻12। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर इस तरह के ना MCQs में भी आ जाता होता है। अच्छा बेटा देखो, पहला जो रिलेशन है वो क्या है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपसे MCQs कहता है इफ एनर्जी ऑफ फोटोन if frequency of photon is increased, then the increase 2 times, increase 3 times, how many factor will the energy be increased वगैरह वगैरह। फिर वेवलेंथ कहते हैं कि अगर हम उसकी वेवलेंथ हाफ कर दें तो एनर्जी जो है वो कितनी होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपसे कहता है कि अगर हम वेवलेंथ को कर दें हाफ, अब बेटा वेवलेंथ हाफ होगी तो ये 1/1/2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 टाइम एनर्जी हो जाएगी। अगर हम वेवलेंथ हाफ कर दें या 1/4 कर दें तो एनर्जी जो है ना वो कितनी होगी, क्या इफेक्ट होगा, कैसे कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इन इक्वेशन से समझनी है। फिर अगर आपको कहता है कि E इज़ इक्वल टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, तो वेव नंबर के बारे में आपको इनकी चीज़ें बताता है वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ आपने ना इस पर्सपेक्टिव में देखना होता है। और ये मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करनी है, ऐसा इसमें कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस के लिए MCQs आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा, उससे आप इसको डिटेल में देख लेना। तो अब सेकंड टॉपिक भी हमारा हो गया, चलते हैं थर्ड टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये तकरीबन सारा क्वांटम नंबर इसके अंदर आ जाता है। तो अब हम क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं बेटा। क्वांटम नंबर क्या होते हैं और कैसे कैसे हम क्वांटम नंबर को डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जितना प्रिसाइज वे में चीज़ों को लेके चल सकते हैं उतने प्रिसाइज वे में चीज़ों को आप लेके चला करें, ताकि आपको ना बाद में कन्फ्यूजन ना हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, नोट्स अपने बनाएं। अगर अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो चलते हैं जी आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है क्वांटम नंबर। क्या है बेटा, क्वांटम नंबर। ये सबसे फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनर का। जो MD कैट का एग्ज़ाम बनाते हैं ना, सबसे फेवरेट टॉपिक उनका क्या है बेटा, उनका क्वांटम नंबर सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। इसमें बहुत सारे MCQs बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। इसको सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा, पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने लिखना है ख़त, तो उसका पोस्टल एड्रेस जो है वो क्या है, ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है बेटा, वो आपके पास क्वांटम नंबर है। सो इसको अगर डिफाइन करें, द सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, numerical values, set of numerical values which give the acceptable solution to
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस होता है, मतलब कैसे देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ 2px ऐसे। इसको मैं क्वांटम नंबर की सूरत में लिखूंगा तो NLM और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, NLM और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो इसकी मदद से क्या 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 कर सकते हैं बेटा, इसकी मदद से आप मेन फंक्शन ऑफ क्वांटम नंबर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा अगले पेज पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि NLM और यहाँ पे क्या है, S है, मतलब 2px1 है। तो ये जो n है बेटा, ये बेसिकली होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल ये ना, ये कॉलेज वाला ही प्रिंसिपल है। ठीक है, रूल वाला, असूल वाला नहीं है, PAL है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है ये क्या बताता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बेटा। ये बताता है जी कि आपका जो शेल है वो कौन सा है। पहली बात ये बताता है एनर्जी लेवल, पहले शेल में है, दूसरे शेल में है। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो हमें पता ही है कि हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 2 3 यानी कि ये जो है वो क्या होता है बेटा, ये 1 से शुरू होता है, 0 0 से शुरू नहीं होता। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं। क्या होती है बेटा, इट इज़ ऑलवेज नॉन ज़ीरो। ठीक है, और इसमें 1 करस्पॉन्ड करता है बेटा K शेल से। अगर KLMN की बात करूं तो 1 का मतलब K है, 2 का मतलब L शेल है, 3 का मतलब M शेल है और 4 का मतलब N शेल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो ना अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और ये इसके अलावा क्या है बेटा कि अप टू इन्फिनिटी होता है, कोई एंड पॉइंट इसका नहीं होता। और n जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है साइज ऑफ शेल से, साइज ऑफ एटम कह लो या साइज ऑफ शेल से कह लो। मैक्सिमम जो n होगा, जितना n की वैल्यू होगी मैक्सिमम उतना ही जो उसका क्या होगा, साइज होगा। और द वैल्यू ऑफ n आल्सो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब कितना दूर उससे होगा। जितनी इसकी वैल्यू दूर होगी उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, उसकी मदद से भी हम इसको बेटा क्या 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 कर सकते हैं, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो देख ली हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर और भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो अब वो आगे जाके भी हम देख लेंगे। पहले वाले में जब बेटा क्या होता है, पहले वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 सॉरी, तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो वो समहाउ आप 2 इंटू एन रेज़ टू पावर जो है ना वो फार्मूला लगा रहे होते हैं, लेकिन हमें उसके ऐसा करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और 2 इंटू एन स्क्वेयर आप फार्मूला लगाते हैं ना, 2 इंटू एन स्क्वेयर, तो ये इसकी मदद से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 का स्क्वेयर जो है ना वो 2 आ जाएंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 3 का स्क्वेयर तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, एट्सेट्रा। फिर 2 इंटू 4 का स्क्वेयर तो 2 इंटू 16 जो है ना वो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो जहाँ तक MD कैट की बात है ना, कोशिश करें कि आपको चीज़ें याद हों, बजाय इसके कि आपको ट्रिक्स का पता हो, आप वहाँ पे फिर एग्ज़ाम में बैठकर ट्रिक लगाते रहें, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। चीज़ें याद कर लें। वो बहुत से बच्चों को मसला होता है, सर कह रहे हैं रट्टा लगाने, चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। इसमें क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जी L,
अब एल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। पहली बात है बेटा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पहला पॉइंट आप लाजमी याद रखें कि इसकी वैल्यू हमेशा एल से कम होती है, एन से कम होती है, एक एन से कम होती है। मतलब अगर एन की वैल्यू 1 है, पहला शेल है, तो एल की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 3 प्लस में से वैसे लगा रहा हूँ, यहाँ प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता, प्लस ही होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक हो गया जी। अब ये क्या करता है, ये बताता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, लाइन स्पेक्ट्रम में, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये लफ्ज़ आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, हाँ हम इसको ये कर सकते हैं कि ये सब शेल को एक्सप्लेन करते हैं। कौन से, एस पी डी और एफ के लिए। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एल के लिए वैल्यू एस की क्या है, 0 है, पी की वैल्यू पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, डी के लिए 2 है और एफ के लिए क्या है, 3 है। तो ये याद रखिएगा, फॉर एस एल इज इक्वल टू 0, फॉर पी एल इज इक्वल टू 1, फॉर डी एल इज इक्वल टू 2, फॉर एफ एल इज इक्वल टू 3। समझ रहे हैं। तो अब ये वैल्यू क्यों याद है, क्योंकि बेटा आपने रूल पढ़ना है n प्लस एल रूल, आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। वहाँ n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, l से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा क्या है बेटा कि लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं, आगे जाके हम इसको देख लेंगे। एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, फाइन लाइंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। इसके बाद क्या है बेटा कि शेप्स ऑफ और ऑर्बिटल जो है ना, वो इसी के अंदर ही हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। आगे आप हमारा टॉपिक है ना एक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का, तो एजीमुथल क्वांटम के नंबर के अंडर ही हम इस सारे पॉइंट्स को जो है ना वो समहाउ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते होते हैं, ठीक हो गया जी। तो पहले तो इसकी हम मुकम्मल तौर पे बात कर लेते हैं ना कि जो आपके पास क्वांटम नंबर है ये क्या है। अच्छा, एल की वैल्यू आपको पता लग गई कि क्या होती है। फिर बेटा यहाँ पे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। इसका भी फार्मूला है, वो फार्मूला याद करने में बच्चे ज़रा ज़्यादा शौकीन होते हैं, 2 इंटू एल प्लस 1। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एल की वैल्यू क्या है, 0 है, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आके 2 इंटू 1 और ये आज से में 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है बेटा कि एल की वैल्यू ये 0 1 2 3 पुट करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब आता है कि किस शेल में कितने सब शेल हैं, उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि पहला शेल क्या है बेटा कि पहला शेल है आपके पास n इज़ इक्वल टू 1, इसको क्या कहते हैं हम, के शेल कहते हैं। इसमें कितने होते हैं ऑर्बिटल, इसमें 0 मतलब एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम एस सब शेल कहते हैं, या एक सब शेल होता है जिसे एस कहते हैं, सॉरी। तो इसको 1s हम कंसिडर करते हैं। दूसरा n इज इक्वल 2 है बेटा, इसमें इसका क्या होता है जी, एल शेल होते हैं। इसमें l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू 1 होती है वैल्यूज़, और इसमें s सब शेल होते हैं और p सब शेल होते हैं। इस 2s हो गया और 2p हो गया। फिर n इज इक्वल टू बेटा 3 है, तो के एल के बाद क्या आता है, m शेल आता है, और l की वैल्यू क्या है 0, l की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है 2, तो ये s सब शेल आ जाएगा, ये p सब शेल आ जाएगा, ये d सब शेल आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कि 3s 3p और 3d आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा n शेल की बात करें, n इज इक्वल टू 4 की, तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, n शेल आ जाएगा, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3,
एस पी पी डी और एफ ऑर्बिटल आएंगे, तो ये 4s 4p 4d 4f वगैरह वगैरह आ जाते होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था जी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात जो मैंने स्किप कर दी है वो ये है कि SPDF का मतलब क्या है। एस का मतलब होता है बेटा, एस का जो लफ्ज़ है वो निकाला गया है शार्प से, पी का लफ्ज़ निकाला गया है प्रिंसिपल से, डी का लफ्ज़ निकाला गया है डिफ्यूज़ से, और एफ का लफ्ज़ निकाला गया है फंडामेंटल से। ठीक है, ये उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना नाम दिए हुए हैं। तो ये क्या बताता है बेटा, ये साइज़ ऑफ सब शेल बताता है। एल क्या बताता है, साइज़ ऑफ सब शेल बता रहा होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं होल्ड कर लेता हूँ शेप्स को, हम शेप फिर आगे जाके अलग से डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमारे पास आ गया एम। क्या आ गया, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस क्या है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब हम एम की तरफ चलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। एम क्या है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा कि जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो बोहर की जो लाइंस होती हैं उनको स्प्लिट करती है। तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस कैसे होती है। ठीक है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और ये एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जिसको हुर्फ़े आम में हम ज़ीमान इफ़ेक्ट कहते हैं। शायद आपने ना पढ़ा हो। ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या है कि जो बोहर की लाइंस हैं वो क्या होती हैं, छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट होती हैं। ये डिफेक्ट्स ऑफ बोहर में था। ठीक है, और इसके अलावा इसकी वैल्यूज़ बेटा क्या होती हैं, इसकी वैल्यूज़ होती हैं, आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि 0 प्लस माइनस एल, या फिर माइनस एल 0 और प्लस एल, आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। कि ये क्या होती है कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर की, उससे ये डायरेक्टली रेलेवेंट होते हैं, डायरेक्टली रेलेवेंट होते हैं। ठीक हो गया, तो 0 प्लस माइनस एल की इसकी वैल्यू आती है। सो फॉर इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0 प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है, प्लस माइनस 3 हो सकती है, प्लस माइनस 4 हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। L इज इक्वल टू 0 के लिए S सब शेल होगा बेटा, और S सब शेल के लिए जो M की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और L के लिए अगर मैं बात करूँ, L इज इक्वल टू 1 सॉरी, तो ये क्या होगा, P सब शेल होगा। इसमें M की वैल्यू क्या है बेटा, 0 और प्लस माइनस 1। इसका मतलब है कि S के सिर्फ एक ओरिएंटेशन होगी, कोई एक्स वाई जेड एक्सेस नहीं होगा। इसकी क्या होगी, P की बेटा 3 ओरिएंटेशन होगी, PX PY और PZ। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं L इज इक्वल 2 के लिए, तो ये D सब शेल होता है। इसमें M की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और इसमें 5 ओरिएंटेशन होती है, 2 इसकी और एक इसकी ओरिएंटेशन होती है। तो ये आपके पास क्या होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कुछ मेन बातें थी, जो बुनियादी बातें थी जिनको हमें अंडरस्टैंड करना ही पड़ता होता है। ठीक है बेटा, सो अगर आपने जो है वो नंबर ऑफ़ ओरिएंटेशंस फाइंड करनी है तो आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं बेटा, 2l प्लस 1 कर सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ़ ओरिएंटेशन फाइंड करनी है तो 2l प्लस 1 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल 2 to 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 3,
2 इंटू 2 प्लस 1 5 आ जाएगा। और अगर मैं l इज़ इक्वल टू 3 की बात करूँ तो वो f सब शेल आ जाएगा, और उसकी m की ओरिएंटेशन होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, वो 7 ओरिएंटेशन होती हैं। कितनी ओरिएंटेशन होती है बेटा? 7 ओरिएंटेशन होती हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक काफ़ी हद तक हमने इसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। बाकी स्पेशल ओरिएंटेशन जो ना वो हमने यहाँ पे देख लिया कैसे होती है। और जहाँ तक एस की बात है वो भी हमने देख लिया। अच्छा, शेप्स में ना हम ये बाकी सारा कुछ देख लेंगे। ये सारा कुछ जो है ना बाकी एक्सिस का वो मैं आपको शेप में पढ़ा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली अक्सर एग्ज़ाम में आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी कंफ्यूजिंग है कि ये स्पेसिफिक ना अलॉटेड हैं आपके पास। डी एक्स पाई के लिए एम की वैल्यू क्या है बेटा? -2 है। डी एक्स जेड के लिए -1 है। डी वाई जेड के लिए, एक मिनट, एक्स वाई, हाँ ठीक है, वाई जेड के लिए और सबसे जो ज़रूरी बात है ना बेटा, आपने जो याद करना है वो है ये वाला। ये एक दफ़ा ना टेस्ट में आया था एक एग्ज़ाम के ना, तो इसका मतलब आपके एग्ज़ाम में भी ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ आपसे वो पूछ सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लस किस तरह शेप होती है। तो एफ़ की जो ना शेप हम बयान कर सकते हैं, एफ़ एक्स वाई जेड, एफ वाई एक्स जेड, एफ जेड एक्स वाई, लेकिन वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे वो सिलेबस का ऐसा नहीं है, हमसे पूछा भी नहीं जाना, तो हमसे जो पूछा नहीं जाए उसके बारे में हम वैसे ही नहीं पढ़ते। अच्छा जी, बाकी कुछ इसके अंदर जो शेप्स है ना वो हम आगे मैं आपको इस टॉपिक के बाद ही पढ़ा दूंगा, स्पिन क्वांटम नंबर के बाद। तो अब आते हैं ये आखिरी स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर। बेटा मैं पढ़ाता रहा हूँ इंटी टेस्ट, वहाँ पे हमारे पास टाइम होता था लिमिटेड। फॉर एग्जांपल 45 मिनट में मैंने पूरा एक टॉपिक पढ़ाना है, तो भाई बागम बाग हम स्पीड लगे होते थे। तो उसमें जो है ना वो ठीक है, लेकिन ये है कि बच्चों को फिर वो सुकून, मेंटल पीस नहीं होता। अच्छा बेटे, जो पहले तो ये बात करें ना कि गॉडस्मिथ और GOUD, गॉडस्मिथ और ओलनबैक ने ये जो है ना वो आपके हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर पेश किया था। और ये मज़े की बात है कि ओनली क्वांटम नंबर है दैट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बाकी जो भी हैं बेटा वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ड्राइव हुए हैं। बाकी जो भी हैं वो क्या हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं है, ये दो बंदों ने अलग से पेश किया था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो इनके मुताबिक क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन कैन सेल्फ रोटेट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सेल्फ रोटेशन करता है। उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है ना वो क्या होती है? रोटेशन होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। स्पिन करते रहते हैं और वो प्लस माइनस की सूरत में होते हैं। ठीक है, नहीं +1/2 की सूरत में होते हैं और -1/2 की सूरत में होते हैं। अप स्पिन होती है और इनकी डाउन स्पिन होती है। ज़्यादातर यही बातें, इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं है। अब बेटा जो सबसे ज़रूरी बात है कि यार व्हाट टाइप ऑफ MCQs यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर। तो अच्छा, वो पता है क्या करते हैं? पहला ट्रिकी MCQs होता है। वो आपसे कहता है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, और लिखता है n = 2, l = 2, m +
टू और प्लस टू की बजाय +1 कर लें और s इज इक्वल टू +1/2, तो कहता है कि ये जो है ना वो ठीक है या गलत है। तो आप देखें n के तो ठीक है, इनको कोई वैल्यू हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। l हमेशा क्या होना चाहिए, एक n से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, और अक्सर इन दोनों को बराबर किया होता है। तो ये अगर दोनों बराबर हो गए तो बात ख़त्म, ये आपका सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर अब इसमें जो है ना यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे +3 हो नहीं सकता। वो 2 से हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल +-2 इस तरह हो सकता है, +2 -2, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, यानी कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर गलत है। n इज इक्वल टू 2 हो, l इज इक्वल टू 1 हो और m इज इक्वल टू क्या हो, +3 हो, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस तरह के वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। सो यहाँ तक बेटा आपका क्वांटम नंबर का जो है ना कॉन्सेप्ट वो भी हो जाता है क्लियर। मैक्सिमम जिस चीज़ें आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली होंगी, और हमने ये वाला भी पढ़ लिया है डिस्टिंग्विश करने का भी। अब आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर, और इम्पॉर्टेंट बात है कि SP एंड D ऑर्बिटल लिखना था उन्होंने, तो यहाँ पे D ऑर्बिटल उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक करके खा गए, अल्लाह खैर करे, हम क्या ही कह सकते हैं। सो SP D और F की जो है ना शेप्स को हम ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। अच्छा, मेरे चैनल पे ना ये जो चैनल है, फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड है फेडरल बोर्ड का। तो अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ लग रहा हो ना, शेप्स ऑफ और ऑर्बिटल या इस तरह कोई टॉपिक सर्च करके ना वहाँ से भी देख सकते हैं आप। फुल स्लो मोशन में ना मैंने एक एक चीज़ कोशिश की है कि जो मैक्सिमम जो है ना वो आसान वे में आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पढ़ा दूँ। उसके बेटे फ़ायदा ये ना कि आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेंगे जल्दी, और फिर बाद में आपको कोई चीज़ भूलेगी नहीं। ठीक हो गया? तो चलते हैं जी अपने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में बेटा पहले आता है S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल ना बड़ा शरीफ सा है, ये ना गेंद नुमा शक्ल है, जस्ट लाइक बॉल। इसको हम उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल शेप। इसमें नो ओरिएंटेशन, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब दो कहीं से भी काटो, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसका जो साइज़ है ना S ऑर्बिटल, वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो ये इसका साइज़ बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल 1s है, 2s है, 3s है, तो ये बड़ा साइज़ बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अक्सर बच्चे मिस करते हैं, कि इन केस ऑफ 2s और 3s ऑर्बिटल क्या होता है, ये है न्यूक्लियस ही नहीं रहा हो रहा। अच्छा, इसके बाद क्या है, यहाँ पे हैं 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये क्या है 1s और ये 2s ऑर्बिटल है। इनके दरमियान जो ये वाला एरिया है ना, जहाँ पे गैप्स हैं, इनको बेटा क्या कहते हैं, इनको नोड्स कहते हैं। ठीक है, और इस सरफेस को नोडल सरफेस कहते हैं। या फिर नोडल प्लेन्स भी कहते हैं। ये फिर अलग से डिस्कशन है। ये वो जगह होती है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा, 0 होती है, मतलब बिल्कुल एंड पे हुई होती है। इसके बाद आता है जी p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल बेटा जो है ना वो क्या होते हैं, ये 3 ओरिएंटेशन में होते हैं। और जिसमें x और y, और px py, इसकी जो शेप होती है बेटा वो डम्बल शेप होती है। कौन सी शेप होती है, डम्बल शेप होती है।
और इसमें जो है ना वो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता, इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। मतलब पी ऑर्बिटल को अगर अपने जैसा पी ऑर्बिटल ना मिले तो ये बॉन्ड नहीं बनाता। पी एक्स से, पी वाई से, वो आपको सारा शायद पता भी है। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बाकी ऑल पी ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। और डी जनरेटेड का मतलब है सेम एनर्जी। क्या बेटा, सेम एनर्जी है इनकी। पी एक्स प्लस इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। ठीक हो गया जी। और साइज इसका भी वो ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मुताबिक ही डिस्कस कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ है को नहीं। आगे आता है बेटा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में ना पहले तो ये आप याद रखें कि इसमें 5 स्पेस ओरिएंटेशन होती हैं। कौन कौन सी? ये जो ओरिएंटेशन है ये अलग कैटेगरी में आएंगी, ये ओरिएंटेशन अलग कैटेगरी में आती हैं। जो पहली वाली ओरिएंटेशन है ना 3, इसको बेटा हम कहते हैं दे आर बिटवीन द एक्सिस। और ये जो ओरिएंटेशन है दे आर ऑन द एक्सिस। इनको बेटा हम कहते हैं T2G और इनको EG ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आगे क्लासिफिकेशन होती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये, इन सब की जो शेप है, ये 3 जो हैं इन सब की शेप है क्लोवर लीफ। क्या होती है बेटा? क्लोवर लीफ शेप के इस तरह की शेप होती है, पत्तों के पत्ते की तरह। ठीक है, अब अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में ये एक क्लोवर लीफ की जड़ी बूटी भी होती है, इसको खट्टी मीठी जड़ी बूटी कहते हैं। तो बच्चे जो ना बड़े शौक से इसको खा रहे होते हैं, छोटे बच्चे। और अक्सर क्या होती है ये गलियों में, और ये ख़ास करके जो गांव में जो खेत मतलब खेतों में जो बाड़ होती है ना, तो साइड में वहाँ छोटी छोटी ये लगी होती है, खट्टी खट्टी मीठी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनकी शेप आप सेम एनर्जी है, इन सब की क्या बेटा सेम एनर्जी है, ये सारे डी जनरेट हैं। लेकिन जब बाहर से कोई एनर्जी बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर की मदद में इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई। फॉर एग्जाम्पल कोई लिगेंड आया, कोई और मेटल, कोई और इलेक्ट्रॉन देने वाला आया, इनकी एनर्जी हाई हो जाती है, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ये फिर 2 एनर्जी लेवल में जो है ना वो आ जाते हैं, 2 ऊपर आ जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं। इनकी वजह से फिर क्या होता है, डी ट्रांजिशन होती है, वो क्या होता है कि वो कलर शो हो रहा होता है। ठीक है बेटा, और बाकी सारे ठीक हैं। DZ² में जो है ना 2 लूप्स हैं, इसमें क्या है, अच्छा DY² भी ना इसी कैटेगरी में आ जाता है, X² माइनस पाई²। बट फ़र्क क्या है कि ये जो है ना वो बिटवीन द एक्सिस हैं, एक्सिस के दरमियान है, और ये ऑन द एक्सिस है, X और Y एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, इसकी जो शेप है ना बेटा, इसकी जो DZ² की है, इसकी शेप को समहाउ जो है वो आपके पास, पहले तो बात है कि इसको हम कंसिडर करते हैं जी, मुझे वो डोनट शेप नहीं था जी, इसका नाम था सॉसेज शेप। एग्जैक्टली, इसका सॉसेज शेप जो है ना वो कंसिडर करते होते हैं। अगेन बच्चों ने बहुत सारी डिबेट भी की हुई है कि पी ऑर्बिटल सॉसेज शेप है, चैट जीपीटी बता रहा है फलाना ढमकाना, वो अलग बात है। लेकिन ये टेक्स्ट बुक्स में हमारे पास सॉसेज शेप है, और काफ़ी डिस्कशन भी हुई है मेरे कि सॉसेज शेप के ही होता है। ठीक है, सो बच्चों को मैंने सॉसेज शेप ग्रुप में भेजा भी था, शायद जो बच्चे देख रहे हो वीडियो उनको पता ही होगा कि ये सॉसेज होता है और इस तरह का क्वांटम नंबर होता है, तो इसकी बेस पे आप इसको
जस्टिफाई आप कर सकते हैं, और बाकी बाकी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखें, वैसे तो ऐसा हम उसको कंसिडर नहीं करते कि जो रेडियस होता है ना वो होता है 0.529 नैनोमीटर। तो वो अगर आप याद रखना चाहें इट्स अप टू यू, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है। यानी कि रेडियस जो है ऑफ हाइड्रोजन जो है, फॉर एग्जांपल पहले वाले का वो 0.529 एंगस्ट्रम है, ठीक है। तो ये उसमें अगर आप याद रखना चाहें इट्स अप टू यू, लेकिन सिलेबस में उस तरह से उसकी अफादियत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने जो है बेटा वो और ऑर्बिटल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। होपफुली और ऑर्बिटल्स के बारे में हमारा कोई पॉइंट जो है वो मिस नहीं हुआ। तो फर्दर अब हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात मैंने बताई थी आपको, मुझे अब जहन से निकल गई थी। यहाँ मैंने नोट्स का जिक्र किया था। तो नोट्स बेटा ये आप देख लें कि नोडल प्लान जो हैं वो कितने होते हैं। एस में नोडल प्लान होते हैं 0 नॉर्मल एस में। जब 2 आते हैं तो फिर वो आपके पास बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम इसके अंदर 0 कंसिडर करते हैं। पी में 1, डी में 2 और एफ में जो है ना वो इसके अंदर 3 नोडल प्लान कंसिडर करते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन एटम। डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम यूजिंग क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ पे ना स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो बेसिकली आपसे पूछ रहा है। इसको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बजाय अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो वो बच्चों को ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ये क्या है बेटा, ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो इसके बारे में ज़रा हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और क्या क्या इसकी अफादियत और कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें क्या 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 चीज़ जो है ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले तो बेटा याद रखें, किधर गया जी, यहाँ पे आ गया। जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जब मैं ख़त्म करूँगा ना स्लाइड मोड, तो ये सारा लिखा हुआ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जब बच्चे कुछ कहते होते हैं कि सर हमें जो ना वो ये स्लाइड्स ही भेज दें आप, क्योंकि एमडी कैट के नोट्स बने बनाए मिलना किसी काम का नहीं है। कि मैं ये बिलीव करता हूँ जो बच्चों ने नोट्स खुद बनाए हैं वही नोट्स का काबिल अमल होते हैं। अदरवाइज़ बाकी कोई भी बना ले एक्स वाई जेड, उसमें हमेशा कोई ना कोई कमी होती है। तो व्हेन हाइड्रोजन इज़ फिल्ड विद, मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस है। सो पहले तो बेटा आप समझ लेना कि ये होता क्यों है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे है न्यूक्लियस, उस ऊपर आपके पास क्या है, शेल्स हैं। आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा। अब वो किस शेल से किस शेल में आ रहा है, उसकी बिना पे वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करके आएगा। तो वो एनर्जी की बेस पे क्या है बेटा कि यहाँ पे सारी की सारी डिस्कशन जो है ना वो हमारी चल रही होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 टाइप्स ऑफ जो है ना वो क्या होती हैं बेटा, आप इस तरह एनर्जी को हो, लाइट्स को हो जो कि निकलती हैं, इसको स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। 5 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो निकल रही होती हैं। होता क्या है, आप हाइड्रोजन को जो है ना वो जलाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में और वो ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये मैंने शायद यहाँ पॉइंट नहीं लिखा। जब आप ब्लूइश इसको डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं तो ये ब्लूइश लाइट जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। अब उस ब्लूइश लाइट को जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें देखा जाता है। तो उनमें देखा गया 5 तरह की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो एग्जिस्ट करती हैं। इनकी जो रीजन है वो भी मैं साथ साथ बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है।
इसको मैं लिखता होता हूँ एल बी पी बी पी। अच्छा, आप इसको ना अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कोई आपको समटाइम्स आपने बनाना है तो आप बना सकते हैं। मैंने इसको एल बी पी बी पी से याद किया हुआ था। तो बेसिकली लेमन, बाल्मर, पी मतलब पाशन, और ब्रैकेट, और इसके अलावा फंड, ये सारी सीरीज़ हैं। ये सारी की सारी क्या है बेटा, ये सारी की सारी सीरीज़ है। अब होता क्या है कि जो लाइट इमिट हो रही होती है, इनका ना लाइट का होता है रीजन, और ये आपके ना एमडी कैट में पूछा गया है। जब पास पेपर में सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तो तौफीक दी तो वो सारा कुछ जब हम करेंगे तो आपको पता लगेगा ये पूछा हुआ था एमसीक्यू से। वो आपसे पूछता है कि विजिबल लाइट में कौन सी सीरीज़ जो है ना वो फॉल करती है। तो विजिबल रीजन में जो है ना बेटा वो आपकी बाल्मर सीरीज़ जो है ना वो फॉल करती है। पाशन सीरीज़ जो है बेटा ये आईआर रीजन में होती है, ये भी आईआर रीजन में होती है, और ये भी आईआर रीजन में होती है। इसको इंफ्रारेड कहते हैं। ये नियर आईआर होती है, ये मिड आईआर होती है, ये फार आईआर होती है। ठीक है, सम टाइम आईआर लिखा होता है तो वो बंदे को प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो बाल्मर सीरीज़ है ना, ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये विजिबल है, ये हमें दिख रही है। तो इसके कुछ वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेंगी। इसकी बड़ा क्या होती है, इसकी होती है सीरीज़। बाल्मर जो ना सीरीज़ में इसकी जो सीरीज़, अच्छा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं बताया, कहीं से भी किसी भी जगह से बेटा, किसी भी ऑर्बिटल से, किसी भी शेल से, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करके पहले शेल में आएगा, n इज इक्वल टू 1 में आएगा, तो वो कहलाएगी बाल्मर लेमन सीरीज़। यानी कि किसी भी n से n1 में आएगा तो वो कहलाएगी लेमन, n2 में आएगा तो बाल्मर, n3 में आएगा तो पाशन, n4 में आएगा तो ब्रैकेट, n5 में आएगा तो फंड। अब कैसे, मतलब कि आपके पास शेल है, ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है। अब n इज इक्वल टू 1, n2 से 1 में आएगा, 3 से 1 में आएगा, 4 से 1 में आएगा, 5 से 1 में आएगा, जितनी भी सीरीज़ निकलेगी वो लेमन सीरीज़ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको कंसिडर करें। तो इसका मतलब ये है कि जब n हम मैक्सिमम ना 7 तक जाते हैं, हम मैक्सिमम क्या होते हैं बेटा, मैक्सिमम हम 7 तक इसको लेके चलते होते हैं। तो इसका मतलब है कि 7 और 6 की मैं अगर बात करूं तो 7 से 5 और 6 से 5, इसका मतलब इसके 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। आपको शायद ना ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी इसमें हो जाए, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। देखें आपके पास क्या है बेटा, n इज़ इक्वल टू 1 है, n इज़ इक्वल टू 2 है, n इज़ इक्वल टू 3 है, n इज़ इक्वल टू 4 है, n इज़ इक्वल टू 5 है, n इज़ इक्वल टू 6 है, और n इज़ इक्वल टू 7 है। 7 तक हम इसको लेके चलते होते हैं। देखो अब जो है ना 5 वाला, जिसको हम फंड सीरीज कहते हैं, उसमें क्या है, एक वैल्यू ये होगी और एक वैल्यू क्या होगी बेटा ये। तो इसकी 1 और 2 सिर्फ 2 वैल्यूज़ वो हो सकती हैं पॉसिबल। लेकिन इसके लिए क्या है बेटा, 1, 2 और 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। तो इस तरह जो वैल्यूज़ हैं वो आप क्या क्या कर सकते हैं बेटा, वो याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं मैं ज़रा बताता हूँ। पहले की वैल्यू क्या है बेटा, 6 है, इसकी 6 सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, दूसरे वाले की वैल्यूज़ हैं 5, तीसरे वाले की 4, इसकी 3, इसकी 2। ठीक है, और उनके फिर आप अगर आप याद करना चाहें वेव नंबर, तो वेव नंबर भी याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेव नंबर में आपको बताऊं, बाल्मर सीरीज़ का वेव नंबर इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि इसमें ना एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा और एच जो है ना वो थीटा होता है। तो उसकी बेस पे आप जो है ना इसको याद कर सकते हैं। तो जो पहली वाली वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, 15.21 इंटू 10⁻5 होती है। दूसरे वाली 20.60 इंटू 10⁻5 होती है। 23.5 इंटू 10⁻5, फिर 24.35 इंटू 10⁻5,
और फिर बेटा आपके पास क्या है 25.18 इंटू 10⁻⁵। तो ये लाइंस हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। बाल्मर सीरीज में ये विजिबल रीजन में होती हैं, ठीक है। तो ये अगर याद होगी तो फिर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपसे वो कैलकुलेट करवाता है, आपसे वो हमेशा इसको कैलकुलेट करवाता है। एक फार्मूला है वेव नंबर का, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। वो क्या है बेटा कि आपसे पूछता है कि फाइंड द वेव नंबर ऑफ एक्स वाई जेड सीरीज़। तो वेव नंबर के लिए 1.09678 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, इसको ना रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये पर मीटर होता है। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बेटा? n1² माइनस 1/n2²। पर मीटर इधर लिखें या यहाँ पे लिख लें, एक ही बात है। ये वेव नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। वेव नंबर अगर आपके पास आ गया तो फिर बेटा आपको पता ही है कि वेव नंबर अगर आपके पास है तो आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। एच सी वेव नंबर होता है तो आप इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो N1 और N2 का क्या कॉन्सेप्ट है? N1 का मतलब जो उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। N1 जो है वो आपके पास लेमन सीरीज़ के लिए क्या होगा? 1 होगा, जहाँ पे आ रहा है। N2 का मतलब जहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल दूसरे से अगर पहले में आ रहा है तो यहाँ पे N2 की जगह हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1। उसकी मदद से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ एक बात करते हैं लिमिटिंग लाइन। क्या करते हैं बेटा? लिमिटिंग लाइन। तो लिमिटिंग लाइन के लिए N2 की वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी। तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है, जिसकी मदद से हम ये इसको फाइंड आउट कर लेते होते हैं, ठीक है। और ये इन्फिनिटी लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। सर सारा कुछ याद करना पड़ेगा, क्या करें। लेमन सीरीज़ में जो इन्फिनिटी लाइन होती है बेटा, वो आपके पास होती है 109.678 इंटू 10⁻⁻⁴ पर मीटर। बाल्मर में जो इन्फिनिटी लाइन होती है, बाल्मर में मैंने आपको शायद लिखवाई थी इन्फिनिटी लाइन 27.421 इंटू 10⁻⁵। तो ये दो वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है, परेशान ना हो, दो वैल्यू है। तो लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन यूवी रीजन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब वो आपसे पूछता है कि लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइज इन विच रीजन, तो बच्चा कहता है बाल्मर सीरीज, सर ने कहा था विजिबल होता है। भाई लिमिटिंग लाइन का मतलब है ये ख़त्म हो गया विजिबल, वो किसी और रीजन में जा रहा है। ये बेटा यूवी रीजन में होता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ना इसको एहतियात करना, ठीक है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अदर्स, वो हमें पता ही है कि हमें कोई मसला नहीं है। तो बाकी वैल्यूज़ आपको पता है किस रीजन में वो IR रीजन में फॉल करती हैं। सो यहाँ तक बेटा हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर, सीरीज़ वाला भी, हाइड्रोजन का भी हो गया, मैक्सिमम चीज़ें हो गई। अब आखिरी टॉपिक है जी हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिलेबस से गायब हो गया या अब आखिरी टॉपिक है बेटा लाइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। और आपने कुछ रूल्स बताने हैं, ठीक है, कुछ रूल्स आपने बताने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम आपने लिखनी है। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स हैं आपको माशाल्लाह से बखूबी पता है। और उन रूल्स में जो है ना वो देखो MD कैट में ना जो एक्सेप्शंस होती हैं ना बड़ा मैटर करती हैं। एक्सेप्शंस है ना वो बहुत मैटर करती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना वो हमें एज एन एक्सेप्शन याद करनी है। तो बेटा 4 एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज एन एक्सेप्शन अक्सर अगर आपके एग्जामिनर पूछता है। कॉपर नहीं बल्कि क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम और सिल्वर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका एटॉमिक नंबर होता है 42, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47।
इनमें बेटा क्या होती है, ऑर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी कुछ चाहिए, होती कुछ है। ऑर्गन 4s1 3d5, इसमें क्या है बेटा, ऑर्गन 4s1 3d10। इसमें क्या होता है बेटा, क्रिप्टॉन 5s1 और 4d5। इसमें क्या होता है, क्रिप्टॉन कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है ना, कॉपर सिल्वर। और इम्पॉर्टेंट बात है कि गोल्ड में ये वाली मसला नहीं होता, गोल्ड में ये वाला इशू नहीं होता। गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना वो उस रूल को फॉलो करती है, तो ये थोड़ा सा ना एहतियात करना है। ये 4 एक्सेप्शन है बेटा जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब बेसिक रूल्स पे आते हैं, जो मैं हमने बेसिक बातें करनी है वो तो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसलिए पढ़ाइए एक्सेप्शन बेटा क्योंकि आपको ना बहुत दफ़ा वो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछता है, तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमने ट्रांजिस्टर मेटल में भी करनी है। तो बेटा यहाँ पे कुछ रूल्स उन्होंने बताए हैं। नंबर 1 हमारे पास बेटा हम रूल पढ़ेंगे n+l रूल, ठीक है, और ऑफबो प्रिंसिपल, और हुंड्स पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो n+l रूल क्या कहता है कि बेटा ये बताता है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम, ये बताता है एनर्जी, और उसके मुताबिक हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो n+l की जो वैल्यूज़ हैं, पहली बात है जिसकी लार्ज वैल्यू होगी उसकी क्या होगी बेटा, मोर एनर्जी होगी। जिसकी लार्ज वैल्यू होगी उसकी क्या होगी बेटा, उसकी एनर्जी जो है ना वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए, अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, सेम आ जाए, तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, वो वाला कंसिडर करेंगे जिसमें n वैल्यू स्मॉल, जिसकी n वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। सो इसको हम स्मॉल कंसिडर करेंगे, इसको हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, इसको स्मॉल या फिर इसको हम लो एनर्जी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब आपसे MCQs कैसे पूछता है, MCQs आपका उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में आपकी बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में पूछा भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल व्हेन मैं कहता हूँ कि लेट्स से 4s ऑर्बिटल इज filled, then which orbital is filled। ये वाला MCQ जैसे मैंने ये पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। फिर आपका कहता है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब आपको 2s की एनर्जी निकालनी है, 2p की एनर्जी निकालनी है, 3p की एनर्जी निकालनी है। तो आप इसके लिए 2 के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2s के लिए n की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। इसकी एनर्जी लेवल आ गया 2, इसमें क्या हो गया 2 + 1, इसका आ गया 3, 2 इसमें क्या है 3 + 1 आ गया बेटा 4। तो सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, फिर उसके बाद ज़्यादा, फिर उसके बाद इसकी ज़्यादा, ठीक है। तो अच्छा इसके रेलेवेंट ना ये भी आपसे पूछता है कि फॉर 2p क्वांटम नंबर बताएं, तो इसमें l की n की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, और p की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये पॉइंट भी मैंने मिस किया था, वो भी हमने आपको बता दिया। सो अब हम चलते हैं बेटा फर्दर। पहला पॉइंट तो क्लियर होगा ना, n+l रूल तो हो गया क्लियर। आहबो प्रिंसिपल क्या कहता है, आहबो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी ऑफ सबशेल इन इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। आहबो प्रिंसिपल क्या क्या कहता है, ये कहता है इंक्रीजिंग
यानी कि स्मॉलर जो है ना वो क्या होगा बेटा, उनको हम फील्ड फर्स्ट करेंगे, कम होगा उसको हम पहले फिल करेंगे, ठीक है। और इसमें ना बहुत से बच्चों ने बहुत से सीक्वेंस किए होते हैं याद, 1s2, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। बाकी आपको अगर याद करना है इट्स अप टू यू, अब याद कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसका एक तो ये तरीक़ाकार है कि आप एस 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 लिखें, पी 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 लिखें, एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के डी 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 लिखें, और एक लाइन छोड़ के आप एफ़ लिखें, और उसकी मदद से आप जो है ना वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो सकता है इसके में इस तरह आपको सीक्वेंस में चीज़ें सारी की सारी क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। पहला तो पॉइंट ये है, इसमें पहले के साथ 1 लगाएंगे, 1 2 3 4, फर्स्ट में 2 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, उसको फिल करते जाएंगे। दूसरा बेटा क्या होता है कि वो याद करते हैं स्कूल, प्राइमरी स्कूल, डिविजनल प्राइमरी स्कूल, फिर डीपीएस, मतलब ये याद रखें एस दो दफ़ा आएगा, पीएस 2 दफ़ा आएगा, डीपीएस 2 दफ़ा आएगा, एफडीपीएस दो दफ़ा आएगा। ये क्लियर हो गया। एस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, डी हमेशा 3 से स्टार्ट होता है, एफ हमेशा 4 से स्टार्ट होता है। जब आप इसको फिल करेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद ही जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो मसला नहीं है ना, इजीली इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अच्छा बेटा, और क्या था जी, अच्छा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि बेटा कि आपने ना जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इन एन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव opposite spin to reside in one orbital। पॉली के ना पी से आप याद रख रहे हैं बेटा पेयर। बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, पॉलीज प्रिंसिपल कौन सा था, हुन्स रूल कौन सा था। पॉली के पी से याद रख लें पेयर, मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे ना तो ये उसका रूल है। इसमें एक को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। तो ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या एटम टू हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना ज़रूरी है। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम और ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन, उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। आखिर में बेटा हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल सिंपल है। हुन्स रूल कहता है कि अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल हों, तीनों ऑर्बिटल हों डी जनरेट, पी एक्स है, पी वाई पी जेड, 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों डी जनरेट हैं। आप ये काम करें कि आप तीनों में, अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों में अलग अलग फिल करें, और ना कि आपने ऐसे फिल करना है, एक में 2 फिल कर दिया, एक में 1 फिल कर दिया, एक को छोड़ दिया। ऐसे फिल नहीं करना, आपने इसको ऐसे फिल करना है। तो इसमें कहता है इफ़ डी जनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड टू बी प्लेस्ड इन देम, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट डायरेक्शन। अब कहता है कि सेपरेट ऑर्बिटल में आप इस सेम डायरेक्शन से पुट करो, बजाय इसके कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट डायरेक्शन से पुट करेंगे, ठीक है। बाकी बड़ा जो हमने इसके अंदर देखनी थी, क्या कहते हैं एक्सेप्शन, वो कॉपर और क्रोमियम की मैंने आपको बता दिया। अच्छा यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा ना तो वो पहले होगा 4s में, फिलिंग पहले 4s में होगी क्योंकि n+l रूल में आता है। जब फिल हो चुका होता है तो एटम अपने आप को रीएडजस्ट करता है, तो 4s ऊपर चला जाता है एनर्जी में और 3d नीचे आ जाता है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो हमेशा 4s से होंगे, पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और पहले भी इलेक्ट्रॉन 4s में ही आएंगे, ठीक है। ये बच्चों को बात नहीं पता होती। तो जब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम +1
नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हमें पता ही नहीं होता कि 4s से निकलना है या 3d से निकलना है। हम कहते हैं अच्छा 3d की एनर्जी हाई है, पहले 3d से निकालते हैं बच्चे, 3d में 4 कर देते हैं और आप ऑप्शन 4 लगाते हैं। इसका मतलब कि पहले 4s से निकलेगा तो 4s बन जाएगा 0, 3d में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली इसमें जब दो कॉपर की बात करते हैं, कॉपर 1 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव की, तो उसमें 2 पॉजिटिव में क्या होता है कि 3d में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो एक अनपेयर बच जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने एमडी कैट के हवाले से बेटा देखनी है।